वेलकम टू तनु क्लासेस। मेरा नाम है जेडवी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के अध्याय 1 का वास्तविक संख्या का परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। पहला चैप्टर है आपका क्लास 10th का अध्याय 1 वास्तविक संख्या। आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या बहुत सारी संख्याओं का मिक्सचर है। जैसे वास्तविक संख्या बहुत सारी संख्याओं से मिलकर बनते हैं, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इन सारे संख्याओं का मिश्रण को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ रखा होगा संख्याओं के बारे में। तो पहले हम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा है प्राकृत संख्या, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं सर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ओके, या इसका अलग एक डेफिनेशन दूसरा भी है कि वो संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। कहाँ से शुरू हो? 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट किया जाता है। n से डिनोट किया जाता है जो कितना होना चाहिए? 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा सर? अनंत तक जाएगा, मीन्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को मैथ्स के लैंग्वेज में उल्टा 8 लिखते हैं। इट्स ओके। ओके, सेकंड है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मीन्स पूरा संख्या, मीन्स इसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं सर? होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर वो होता है अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाएगा। अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को ऐड कर देंगे, अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। जैसे पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या है मेरा? 1 2 3 4 कहाँ से इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर इसके ग्रुप में हमने अगर 0 को ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन में शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य सहित ये जो क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या है। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को क्या बोलेंगे हम? पूर्ण संख्या। या वैसे दूसरा डेफिनेशन है वो संख्या जो शून्य से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। जैसे हमने प्राकृतिक संख्या में क्या था? जो 1 से स्टार्ट हो रहा था, कहाँ तक जा रहा था? वो अनंत तक। लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ होगा? जो शून्य से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। ओके ओके, चलिए आगे। परिमेय संख्या। व्हाट इज परिमेय संख्या? परिमेय संख्या बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं सर? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है कि वो संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में दिखाए, जैसे वो संख्या जिसको हम p/q के रूप में दर्शाया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और कंडीशन है कि जहाँ p एक क्या है? पूर्णांक है और q एक प्राकृतिक संख्या है, और एक कंडीशन है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्या है यहाँ पे? ऊपर वाला जो होता है वो अंश है और नीचे वाला जो हर है, जो हर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ दैट मीन्स वो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या होने का कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख लिया 2/3 2 3। कंडीशन हमें यहाँ देखना है कि ये 0 नहीं होने चाहिए, नीचे वाली 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हुआ मीन्स वो परिमेय संख्या नहीं होगा। दैट मीन्स ये भी यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या? परिमेय संख्या। 3/5 परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे 0 नहीं है। 0/4 ये भी परिमेय संख्या, बिकॉज हमें ऊपर वाले को देखना ही नहीं है, हमें ओनली नोटिस करना है नीचे वाले के लिए। नीचे वाले मीन्स डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश या हर, इसी को बोलते हैं। जो हर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अदर 3/0 देखो, अंश तो ठीक है, इस पे तो मुझे ध्यान ही नहीं देना है कि ये क्या है, नहीं है पता नहीं, लेकिन ध्यान सर देखिए आप, यहाँ ये 0 हो जा रहा है हमारा q, बट कंडीशन बोल रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ओके, गॉट इट? ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं सर? इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या का जस्ट ये अपोजिट हो जाएंगे। क्या होंगे? वो परिमेय संख्या क्या हो रहा था? जो p/q के फॉर्म में होगा। बट ये अपरिमेय क्या बोल रहा है कि वो संख्या जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा ही नहीं सकता, नहीं दर्शाया जा सकता, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जितने भी रूट्स में है, जितने भी संख्या स्क्वायर रूट में वर्ग में है, वो सारे क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे
√3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या, √4 ये परिमेय संख्या है सर, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा परिमेय संख्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि वो कभी भी रूट से बाहर आ जाएंगे। √4 का वैल्यू कितने होते हैं सर 2, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स इसका वैल्यू कितना हो गया 2। 2 को हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में हो गया, ऊपर p नीचे q, q जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है परिमेय संख्या का, डेट में से क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, सो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ओके, जैसे 2.4000 डॉट 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 लगा दिया, इस डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हमने कोई संख्या लिखा 2.45, ये डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहा है, देख रहे हो यहीं तक 5 तक चले जा रहे हैं, खत्म हो गया, तो ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में चले जाएगा। बट अगर इसी में हम 2.450000 डॉट 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 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा सर आपका अपरिमेय संख्या। समझ गए होंगे अभी तक कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वो संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में दिखाया जा सके उसको हम परिमेय संख्या बोल लेंगे, मीन्स रेशनल नंबर बोल लेंगे। और जहां कंडीशन है कि q नॉट जीरो होना चाहिए, q जो हर होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या क्या है कि वो संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में दिखा नहीं सकते। जनरली हम रूट वाले को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जनरली, नॉट ऑल टाइम, हर वक्त हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभी जैसे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे आगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं सर हम इंटीजर, क्या बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या बोलते हैं इंटीजर्स। क्या होता है इंटीजर्स यदि पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था और कहां तक जा रहा था सर अनंत तक जा रहा था। यदि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए। ओ एक मिनट, एक नंबर लाइन में बना लेता हूं, सॉरी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं। पूर्ण संख्या क्या है सर मेरा 0 1 2 3, इस तरह से कहां तक जा रहा था सर इनफाइनाइट तक जा रहा। अगर इसके समूह में हमने, अगर पूर्ण संख्या के समूह में हमने क्या बोल रहा है कि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान, प्राकृत संख्या क्या हो रहा था जो 1 2 3 4 5 जो गिनती की संख्या हो रहा था, अगर प्राकृत संख्या के नेगेटिव मान को बैठा दिया जाए, उसको शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्या के नेगेटिव मान -1 होता है, -2 -3, इधर कहां तक जाएगा सर -∞ तक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसी संख्या को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे कि यदि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है सर आपका, क्या कहलाता है सर आपका पूर्णांक संख्या। देखिए सर ये क्या है पूर्ण संख्या और ये क्या है प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान है। जब मैंने दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया तो वो क्या कहलाया सर पूर्णांक संख्या। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पूर्णांक संख्या, और यहाँ बताया गया है कि देखिए 0 1 2 3 4 5 6, इधर क्या चल रहा है सर, इधर चल रहा है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है। और इधर क्या है, ये तो सॉरी प्राकृत संख्या है, बट प्राकृत संख्या का क्या है सर ऋणात्मक वैल्यू, क्योंकि सबके साथ नेगेटिव लग गया है ना, इसलिए प्राकृत संख्या का नेगेटिव मान हो गया। तो जब दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया तो वो क्या बन गया सर पूर्णांक, क्या बन गया पूर्णांक संख्या। ओके ठीक है। जो जीरो से राइट साइड होता है, जीरो से जो राइट साइड होते हैं वो क्या होता है पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस वाले नंबर होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। क्या बोलते हैं सर धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक। ओके ठीक है। और जो जीरो के लेफ्ट साइड नंबर होते हैं वो सारे कौन से नंबर होते हैं सर ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। अच्छा, और जीरो के बारे में क्या बात है सर, जीरो ना ही वो धनात्मक संख्याएं हैं और ना ही वो ऋणात्मक संख्याएं होंगी। आई होप समझ आया होगा। ओके चलिए चलते हैं। अब हम चैप्टर में आते हैं कि हमारे चैप्टर जो लिखा हुआ था कि वास्तविक संख्या, व्हाट इज वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है, तो हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहता है। हमने भी पीछे पढ़ के आया परिमेय संख्या क्या होता है, वो संख्या जिसको p/q के फॉर्म में दिखाया जा सके उसको परिमेय संख्या बोल रहे थे, और वहां क्यों नहीं जीरो नहीं होना चाहिए था। और अपरिमेय क्या बोल रहा था कि जनरली हमने रूट वाले को क्या बोल दिया था अपरिमेय संख्या बोल दिया था। ओके तो क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे वास्तविक संख्या। ओके जैसे हमने लिख दिया एक नंबर लाइन है। ओके ये क्या बोल रहा है दूसरा, इस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। किस संख्या को, वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यह संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। वास्तविक संख्या
धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसको हम नंबर लाइन में भी दिखा सकते हैं। दिखा के देखते हैं क्या होता है सर। यहाँ बीच में ये होता है 0, ओके, यहाँ 1 2, ये सारे कौन से संख्या हैं, परिमेय संख्या ही होंगे, 1 2 3 4 5 जो भी होता है। या मैंने √3 भी लिख दिया, या √9, ये सारे कौन सा है, ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, √9 एक परिमेय संख्या है। पाई के बारे में तो सुने होंगे, पाई की वैल्यू होता है क्या 22/7, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये तो बोले डेफिनेशन की वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का समूह का, इसका संख्याओं का समूह होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। नेगेटिव वैल्यू, और एक चीज बोल रहा है कि ये संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, मतलब पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव मतलब में क्या हो जाएगा, -1, -√10, कुछ भी हो सकता है, -√18, सॉरी अंदर में माइनस नहीं होता है 18। तो ये दोनों हो सकते हैं। अब समझ गए होंगे वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक बोलते हैं। ये संख्या रेखा पर भी दिखाया जा सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके ओके, गॉट इट। ओके, चलिए अब हम अपने चैप्टर के क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। चैप्टर में आते हैं, हमारा 10.1 के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसके हेल्प से होंगे। वो तो हमारा बेसिक था, क्योंकि हमें अगर बेसिक ही नहीं आएगा तो फिर यहाँ आके दिक्कत हो जाने वाली। सो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर आते हैं। ये चैप्टर का सब टॉपिक है। ओके, एक वर्ड आया होगा आपके बुक पे, एक्सरसाइज में आएंगे, परिमेयिका। क्या बोलते हैं, परिमेयिका। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लेम्मा। व्हाट, लेम्मा। लेम्मा क्या होता है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन। ये क्या है, लेम्मा क्या होता है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ये कोई थ्योरम नहीं होता या कोई प्रमेय नहीं होता, ये परिमेयिका। परिमेयिका मीन्स क्या होता है कि ये ऑलरेडी सिद्ध कर रखा होगा किसी ने, उसके हेल्प से हम किसी और क्वेश्चन या किसी और प्रमेय को सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ये ऑलरेडी क्या होता है, सिद्ध होता है। ये कथन ऑलरेडी सिद्ध है, इसको सिर्फ हम क्या करेंगे, किसी और को सॉल्व करने में इसका क्या करेंगे, लेम्मा का यूज करेंगे। तो याद रखना आपको कि परिमेय का क्या होता है, व्हाट इज लेम्मा। लेम्मा वो होता है कि ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ कथन है, इसको हम किसी और कथन को सिद्ध करने के लिए यूज करते हैं। ओके ओके, गॉट इट। चलते हैं आगे, चलते हैं। क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। क्या है सर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। परिमेयिका समझ गए होंगे, अभी पीछे पर क्या है, लेम्मा। लेम्मा क्या होता है कि ये कथन ऑलरेडी सत्य है, उसके हेल्प से हम किसी और कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। परिमेयिका ये आपका थ्योरम 1.1 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। VVI याद रखना सर आपको, ये VVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या बोलता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमें बताती है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक A और B, धनात्मक पूर्णांक होगा, पूर्णांक अभी हमने पढ़ा पीछे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। तो ये केवल पॉजिटिव के बारे में बोल रहे कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक A और B है, क्या है, A और B है, तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या संभव है जो A बराबर BQ के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में होगा। ये क्या, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में बहुत अच्छे से। ओके, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर, भाज्य को क्या बोलते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, तो देखो जो यूक्लिड था, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, इसने इस विभाजन को दिया है। तो यूक्लिड ने इसी थ्योरी का यूज करते हुए इसको दिया है। तो इसने क्या बोला, भाज्य को A से डिनोट कर दिया गया है, भाजक को B से डिनोट किया गया है, भागफल को Q से डिनोट किया गया है और शेषफल को R से डिनोट किया गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। व्हाट इज यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कुछ नहीं है, जो आपने पिछले क्लास में बहुत छोटे क्लास में पढ़े होगा, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी को भाज्य को इसने A के नाम दे दिया, भाजक को इसने B बोल दिया, भागफल को इसने क्या बोला, Q बोल दिया और शेषफल R। ओके ओके, अच्छा एक और कंडीशन इसने लिख रखा है कि जो R होगा ना वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा बट लेस एंड इक्वल टू B। क्या बोल रहा है इसने कि जो R की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा किसके, 0 से बड़ा होगा बट छोटा होगा किससे, B से। सॉरी, छोटा इक्वल नहीं होगा, इक्वल ओनली सिर्फ छोटा होगा। किससे होगा ये सर, B से। अब ये का बला है, चले एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे क्या होता है, ये भाग लेते हैं।
8 मैंने ले दिया। देखिए जो अंदर वाला होता है इसको क्या बोलते हैं हम, ए, ये तो है भाज्य, इसको क्या बोलते हैं बी, और यहाँ जो होता है वो क्या होता है क्यू, और जो यहाँ आएगा वो क्या होगा आर। तो इसको पहले भाग करके देखते हैं, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा सर 2। तो देखिए यही तो हमारा आर है ना शेषफल, तो जो शेषफल होगा ना सर वो हमेशा क्या होगा, जो शेषफल होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। अगर मैं 4 का टेबल लेता तो 4 2 8, तो 8 हो जाता, तो ये शेषफल क्या हो जाता है 0। तो शेषफल जो सॉरी हाँ जो आर होगा, जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 के से बड़ा भी हो सकता है। देखो अभी इस कंडीशन में तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर भी हो सकता है, बट कंडीशन है कि जो बी आर जो है रिमाइंडर जो है वो हमेशा बी से छोटा होगा, इससे हमेशा छोटा होगा। देखिए अभी देख सकते हो ये 3 है ये 2 है, हमेशा जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, यही बोल रहा है। तो ये कंडीशन याद रखना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है 1 मार्क्स के, कि जो आर होगा जो शेषफल होता है वो लेस और इक्वल टू बी होता है बट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है। समझ गए होंगे ना, लेस होगा किससे भाजक से और बड़ा होगा किससे 0 से या 0 के बराबर। यूक्लिड विभाजन समझ गए होंगे, यूक्लिड विभाजन कोई भी बोले एक वर्ड में बोले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, व्हाट ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके ओके गॉट इट। चलते हैं, दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वहां क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये क्या है एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करते हैं, व्हाट एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने के लिए एक तकनीक है। इतना याद रखना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि इससे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। ओके, आपको याद होगा कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ वो सबसे बड़ा पूर्णांक डी है। अगर 2 संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं, चलो कोई 2 संख्या ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 4 और 8। तो इसको कैसे लिखेंगे सर, 4 का एचसीएफ 4 और 8 का एचसीएफ क्या आएगा, ऐसे निकालते होंगे 4 दूनी 8, तो ये 0 हो गया एचसीएफ। इसको ये वाला एचसीएफ हुआ, एचसीएफ कितना हो गया सर 4। ओके, तो क्या बोल रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, हमारे 2 धनात्मक पूर्णांक एक था ए बराबर 4 और बी बराबर 8। ए और बी दोनों पूर्णांक डी है, इसका जो एचसीएफ निकालेंगे वो क्या आया डी, तो यहाँ डी का वैल्यू एक तरह से क्या हो गया 4। ओके, डी इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4, जो ए और बी दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। देखिए ये जो 4 है इसको भी विभाजित कर भाग लगा देगा, इसको भी क्या कर देगा भाग लग जाएगा। देखो 4 एकम 4 कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 ये भी कट जाएगा। ओके, यही बोला, सिर्फ इतना याद रखना यूक्लिड विभाजन क्या होता है कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं सर, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके चलते हैं आगे, ठीक है। ये क्या है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम। ये कौन सा थ्योरम है सर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता। अब समझ नहीं आएगा क्या होगा। देखो भाज्य संख्या, देखो जितने भी सारे भाज्य संख्या उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स क्या बोला है, जैसे उदाहरण दे रखा है, उदाहरण में क्या 66 और 30। तो देखिए 66 का हमने क्या करना पहले, एक सॉरी 66 का फैक्टर करेंगे, 2 से चलेगा 3 3, फिर 3 से चलेगा सर 11 हो जाएगा। तो देखिए इसके बदले मैं लिख सकता हूँ 66 के बदले 2 इंटू 3 इंटू 11। ओके, इसी तरह से और क्या होता है 30 को क्या करेंगे 2 15, 3 से चलेगा सर 5, तो ये क्या हो जाएगा सर 2 गुना 3 गुना 5। तो इसी को बोलते हैं कि प्रत्येक, ये सारे क्या था भाज्य संख्या था 30 और 66, तो ये दोनों भाज्य संख्या था, इसको हम गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ करके अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अभाज्य संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या के फॉर्म में लिखने का मतलब उसका एचसीएफ निकाल लो, उसका फैक्टर कर लो और इस फॉर्म में लिख लो, जो ये हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं सर अभाज्य गुणनखंड। ओके, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यही बोलता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में
गुणनखंडित किया जा सकता है। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। इतना हो गया। हमने क्या कर लिया, ये जो भाज्य संख्या था इसको अभाज्य के फॉर्म में लिख दिया, इनको भी अभाज्य फॉर्म में लिख दिया। ये कैसे लिखते हैं, हम दोनों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, उसको हम फिर इसके फॉर्म सामने लिख देते हैं, मल्टीप्लाई मत कर देना फिर तो ये नंबर रिपीट हो जाना। ओके ओके चलिए, अब बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। हम तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है, हमने इस फॉर्मेट से छोटे क्लास में कर रखा है, बट ये क्लास 10th में आके ये सब चेंज होने वाला है। तो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 66 और 30 का, जैसे इसका और इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड किया था, क्या आया था सर, ये दोनों आया था 30 और 66 का। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है सर, मैक्सिमम वाले को लेना पड़ता है। देखो 66 और इसका निकालना है ना 30 का, तो इन दोनों में देखो दो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ और यहाँ, देखो दोनों जगह इक्वल है, तो किसी एक को उठा लो। ओके, उसके बाद 3 देखते हैं, तीन सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास भी 3 एक बार भी है, इसके पास भी 3 कितने बार है, एक बार है, तो मैक्सिमम दोनों के पास एक ही है, तो किसी एक को भी यहाँ से उठा लो। चलिए, अब 11 सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास या इसके पास, देखो इसके पास 11 ही नहीं, और ऑब्वियस सी बात है इसके पास ही सबसे ज्यादा होंगे, तो इसका उठा लो। अच्छा, 5 सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास या इसके पास, इसी के पास होंगे क्योंकि इसके पास नहीं है, तो ये 5 भी आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 5 2 10 10 3 33, 33 दिया, 33 को 11 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा सर, 11 दिया, नहीं 5 थे 15 15 30, 30 को 11 से गुना करना है, 11 दिया 33, 330। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कॉमन ढूंढना पड़ता है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें क्या कॉमन है, 2 और 2, और क्या कॉमन है सर, 3 और 3, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसमें 11 है, इसमें ही नहीं, तो कॉमन तो नहीं होगा ना, कॉमन मतलब जो दोनों में होना चाहिए। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं होगा। एक कॉमन क्या क्या हुआ, 2 और एक क्या हुआ, 3, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 6। तो ये हो गया एलसीएम आपका 330 330, और एचसीएफ कितना हो गया 6। समझ आया होगा। ओके, चलते हैं आगे। अच्छा, और एक चीज है कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एक फॉर्मूला होता है सर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है सर, एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बेटर फील समझ आएगा। ओके, एग्जांपल क्या है कि पहला संख्या हमें दे रखा है 66 और दूसरा संख्या दे रखा है 30, और एचसीएफ देखिए रखा है हमें 6, तो हमें फाइंड करना है एलसीएम। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, चलो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला संख्या गुना दूसरा। राइटिंग पे नहीं जाइएगा सर, थोड़ा सी गंदी मेरी राइटिंग है। ओके, एचसीएफ हमें दे रखा है क्वेश्चन पे कितना सर, 6। ओके सर, ठीक है। एलसीएम कितना है सर, एलसीएम तो फाइंड करना है ना, बोल रखा है कि एलसीएम फाइंड करो, तो एलसीएम की जगह तो हम एलसीएम ही लिखेंगे। ठीक है, ओके। पहला संख्या कितना है, पहला संख्या दे रखा है सर 66, तो 66 ओके इनटू दूसरा संख्या कितना दे रखा है सर 30 लिख दिया 30। ठीक है, तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू 66 गुना 30, ये गुने में है सर, यहाँ पे यहाँ आएगा तो इसमें आ जाएगा भाग में, तो भाग में आ गया। ओके, तो 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 कम 6 11 से कट जाएगा, 6 के 66। ओके, तो मेरे पास क्या हो गया सर, एलसीएम इक्वल टू 11 गुना 30, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो गया, 11 या 33, तो ये हो गया सर 330। ओके सर, समझ आया होगा एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध क्या होता है। यह फॉर्मूला आपको एनी हाउ याद रखना पड़ेगा सर, इसी से कोई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, या इसको और तरीके से याद रख सकते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। क्वेश्चन पे दे रखा था पहला संख्या दूसरा संख्या भी दे रखा था, एचसीएफ भी दे रखा था, हमसे फाइंड करने को कहा था इसने एलसीएम। क्या करने कहा था सर, एलसीएम फाइंड करने बोला था, तो हमने फॉर्मूला का यूज किया, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, हमें एचसीएफ दे रखा था 6, तो हमने एचसीएफ की जगह 6 पुट कर दिया, बट हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही रख दिया। और पहला संख्या भी हमें दे रखा था 66, तो हमने 66 यूज कर लिया। दूसरा संख्या दे रखा था 30, तो हमने 30 लिख दिया। ओके, तो एलसीएम इक्वल टू, ये गुने में था सर, यहाँ पे क्या हो गया, भाग में आ गया, फिर डिवाइड में आ गया। फिर क्या कर लिया हमने सर, 6 के टेबल से कट जा रहा था, 6 कम 6 11 6 के 66। ओके, तो यहाँ क्या हो गया 11 गुना 30, 11 गुना 30 कितना हो जाता है 330। ओके सर, आई होप समझ आया होगा। ओके, तो हम
हमारा ये क्या हो गया सर, परिचय जो है इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 N.2 1.3 तक है आपका, तो वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।